नमस्कार साथियों, सीसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम राजस्थान का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं और राजस्थान के करंट अफेयर्स में अब तक हम लोगों ने जनवरी और फरवरी माह से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर्स से संबंधित घटनाएं थी, उनका अध्ययन किया है। आज की कक्षा के अंदर हम लोग अध्ययन करेंगे मार्च 2025 की राजस्थान करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण जो भी घटना है, महत्वपूर्ण जो भी कार्यक्रम आयोजित हुए हैं, उन सभी की बात करने जा रहे हैं। ये जो कक्षा है, ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए तो उपयोगी है ही। इसके अलावा अन्य जो भी भर्तियां 2025 व 26 के अंदर आयोजित होने जा रही हैं, उन सभी भर्तियों में अगर राजस्थान करंट अफेयर्स का वेटेज आ रहा है, उन सभी भर्तियों के लिए कक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। इसलिए आप इन कक्षाओं को पूरा देखें और पूरा देखने के बाद अपने हस्तलिखित शॉर्ट नोट अवश्य बनाएं। चाहे तो हम आपको ये सारी कक्षाएं एक पीडीएफ के माध्यम से सीधी पढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर उस कक्षा में न तो पढ़ाने का भी कोई आनंद रहता है और न आपको पढ़ने में कोई आनंद आएगा। उससे अच्छा है कि सीधी पीडीएफ उपलब्ध करवाएं। तो इसलिए ये जो भी है महत्वपूर्ण पॉइंट हम लेकर आ रहे हैं और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं, वो सारी पॉइंट के साथ में आपको बताई जा रही हैं और उसी पॉइंट के हिसाब से आप नोट्स बना के साथ में पढ़ते रहना, ताकि करंट अफेयर्स का जो भय है आपके साथ में वो दूर हो जाएगा। क्योंकि करंट अफेयर्स का मैंने पहले ही बोला, कोई विशेष अनुपात नहीं है। किसी भर्ती में 10 आते हैं तो किसी में 20 आ जाते हैं और किसी में 5 ही आते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है। अब 2025 के अंदर जो भी भर्तियां आयोजित हुई है, उनमें लगभग मेरिट के अंदर करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत महत्वपूर्ण रहा है। जिसने भी करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से किया है, उनके सिलेक्शन का चांस है जो अन्य के मुकाबले थोड़ा आसान रहता है। तो इसलिए आप भी अगर करंट अफेयर से डर रहे हैं तो डरना बंद करिए और इन क्लासों के साथ में अपने नोट्स बनाते चलिए और आराम से है जो आपका सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास हमारी। सबसे पहले है राजस्थान दिवस समारोह 2025। राजस्थान दिवस समारोह 2025 की बात करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि मार्च के अंदर राजस्थान दिवस मनाया जाता है और मार्च में भी 30 मार्च को है जो राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो भजनलाल सरकार है हमारी, उन्होंने कुछ अलग तरीके से है जो राजस्थान दिवस मनाने का प्रयास किया है और इसी के तहत यह भी घोषणा की गई है कि अब जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा होगी, हर वर्ष उस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को है जो राजस्थान दिवस का समारोह मनाया जाएगा। पहले हम 30 मार्च को तो मनाते आ ही रहे हैं, क्योंकि 30 मार्च के दिन ही हमारा जो राजस्थान है, इसका अस्तित्व लगभग जो राजस्थान शब्द है और राजस्थान के जो वर्तमान सीमांकन है वो तय हो चुका था। इसलिए 30 मार्च को हम मनाते हैं। लेकिन हिंदी माह की जो तिथि है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं श्री भजन लाल जी, उन्होंने ये घोषणा की है कि अब उस तिथि को हम है जो राजस्थान दिवस मनाएंगे। तो ये जो राजस्थान दिवस समारोह है इस वर्ष कुछ अलग इस प्रकार का था, क्योंकि ये राजस्थान दिवस समारोह हमारे राजस्थान के अंदर साप्ताहिक मनाया गया है। साप्ताहिक का मतलब लगभग सप्ताह पर है जो इस राजस्थान दिवस समारोह को मनाने के लिए विभिन्न जिलों के अंदर अलग अलग प्रकार के है जो सम्मेलनों का आयोजन किया गया, अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों का है जो आयोजन किया गया है। तो उन सब की बात हम इस कक्षा के अंदर करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो ये जो राजस्थान दिवस समारोह है, इसकी शुरुआत हो जाती है आपके 25 मार्च से। ये समारोह जो आपका है समारोह, ये समारोह 25 मार्च से 25 मार्च से 31 मार्च तक मनाया जाता है। 25 मार्च से 31 मार्च 2025 तक राजस्थान के विभिन्न शहरों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करके इस समारोह को है जो मनाया जाता है, ध्यान रखना है। और इस कार्यक्रम की जो शुरुआत होती है वो 25 मार्च को होती है। 25 मार्च को बाड़मेर जिले के अंदर, हमारे बाड़मेर जिले के अंदर महिला सम्मेलन के साथ में है जो इस राजस्थान दिवस समारोह की शुरुआत होती है। और इसके बाद में 31 मार्च को निवेश उत्सव के साथ में, निवेश उत्सव के साथ में इस कार्यक्रम का समापन है जो जयपुर के अंदर होता है। और मुख्य जो कार्यक्रम होता है, इसका जो मुख्य कार्यक्रम होता है, ये मुख्य कार्यक्रम आपके 30 मार्च को आयोजित होता है। मुख्य कार्यक्रम 30 मार्च को आयोजित होता है और ये कार्यक्रम जयपुर के अंदर होता है। जयपुर के अंदर होता है। जयपुर के अंदर एक जगह है अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, ये जो स्थान है, इस स्थान पर है जो सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाता है। 30 मार्च को जो राजस्थान दिवस समारोह मनाया जाता है, इसके अंदर आपके 30 मार्च को अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में है जो
सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाता है। सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाता है। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनका आयोजन 30 मार्च को किया जाता है। तो बहुत अच्छे से आपको ये बातें ध्यान में रखनी है कि राजस्थान दिवस जो समारोह है ये आपके प्रारंभ तो होता है 25 मार्च से। राजस्थान के अंदर विभिन्न अलग अलग जो शहर है उन शहरों को, चुनिंदा शहरों के अंदर है जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उन कार्यक्रमों के द्वारा ये राजस्थान दिवस समारोह प्रारंभ होता है। साप्ताहिक समारोह चलता है 25 मार्च से लगाकर 31 मार्च तक। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है, जो इसका मुख्य समारोह आयोजित हुआ है ये जयपुर के अंदर आयोजित हुआ है। और जयपुर के अंदर जो अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है, इसमें शाम को सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाता है। अब जो 25 मार्च से लगाकर 31 मार्च तक जो अलग अलग समारोह या जो कार्यक्रम आयोजित हुए हैं राज्य से सरकार के द्वारा, भजनलाल सरकार के द्वारा, वो कब कब और कहाँ आयोजित हुए हैं, तो थोड़ा सा आप शॉर्ट में इसका ध्यान में रखेंगे। हो सकता है कि आपको इसके बारे में डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाए। प्रश्न ये पूछा जाएगा कि राजस्थान दिवस समारोह के तहत महिला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया, यहाँ महिला सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। किसी भी प्रकार का है जो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, कैसा भी प्रश्न आए, लेकिन करंट में है जो हमें करंट को महत्व देनी है। जो करंट का भय जिन विद्यार्थियों के अंदर है, जो बार बार मुझे पूछते हैं कि सर करंट को कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, कौन सी किताब से पढ़े, कैसे तैयार करें, तो वह भय दूर करने के लिए है जो किसी आपके लिए लगातार काम कर रही है। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि किसी भी भर्ती के अंदर करंट अफेयर से संबंधित जो विद्यार्थियों का भय है वो एकदम हम दूर करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो महिला सम्मेलन है, महिला सम्मेलन की हम लोग बात करेंगे। इसका जो आयोजन होता है वो होता है 25 मार्च को, सभी 2025 में ही हुए हैं। तो 25 मार्च तारीख आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रहनी चाहिए। 25 मार्च को बाड़मेर जिले के अंदर किया जाता है। बाड़मेर जिले के अंदर इन प्रत्येक कार्यक्रम में लगभग है जो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री तो भाग लेते ही लेते हैं, अन्य जो राजस्थान के जो भी चाहे उप मुख्यमंत्री हैं या अन्य जो मंत्री हैं वो भी इन कार्यक्रमों के अंदर भाग उन्होंने लिया है। तो महिला सम्मेलन की बात करें, इस कार्यक्रम का आयोजन 25 मार्च को किया जाता है। 25 मार्च 2025 को बाड़मेर जिले से इस राजस्थान दिवस कार्यक्रम की शुरुआत होती है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे आप। असत्य सत्य कैसे भी मिलान में या करंट में डायरेक्ट प्रश्न भी पूछा जा सकता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मुख्यतः ये रखा गया कि महिला सशक्तिकरण को कैसे बढ़ावा दिया जाए, महिलाओं के लिए राज्य सरकार क्या काम कर रही है, उन काम को गिनाने के लिए भी ये सम्मेलन है जो आयोजित हुआ है। उसके बाद में अगर बात करें किसान सम्मेलन, किसान सम्मेलन की हम लोग बात करेंगे। तो किसान सम्मेलन की अगर बात करें तो किसान सम्मेलन आयोजित हुआ है 25 के बाद में 26 मार्च। 26 मार्च 26 मार्च को किसान सम्मेलन का आयोजन बीकानेर के अंदर किया जाता है। किसान सम्मेलन का आयोजन बीकानेर के अंदर किया जाता है। बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। बाड़मेर से हम कहाँ चले गए हैं, बीकानेर चले गए। तारीख में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको महिला सम्मेलन में 25 मार्च ध्यान में रखना है और किसान सम्मेलन में 26 मार्च, एक तारीख आप बढ़ाते चलते जाएंगे। साप्ताहिक कार्यक्रम है और 25 मार्च से 31 मार्च तक का आपको ध्यान में रखना है। तो 25 मार्च को बाड़मेर के अंदर आयोजित होता है। कौन सा सम्मेलन होता है, महिला सम्मेलन। और किसान जो सम्मेलन है ये 26 मार्च को आयोजित होता है और ये बीकानेर जिले में आयोजित किया जाता है। इसमें किसानों से संबंधित जो भी राज्य सरकार कार्य कर रही है या जो भी राज्य सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं उन सभी प्रयासों पर है जो इस कार्यक्रम में बात की गई है। इसके बाद में है अंत्योदय, अंत्योदय कल्याण सम्मेलन। अंत्योदय कल्याण सम्मेलन ये ध्यान में आपको रखना है। इसकी अगर बात करें तो ये सम्मेलन 27 मार्च को आयोजित हुआ है। देखो 25, 26, 27 लगातार चलेंगे। आप इनका क्रम थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में रख लेंगे। अंत्योदय जो कल्याण सम्मेलन है ये 27 मार्च को प्रारंभ होता है, 27 मार्च को आयोजित होता है और आपके भरतपुर जिले के अंदर, भरतपुर जो जिला है हमारे राजस्थान का, लगभग पूर्वी जो जिला है भरतपुर, यहाँ पर है जो ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। अंत्योदय कल्याण जो सम्मेलन है इसका मुख्यतः इसमें खाद्य सुरक्षा से संबंधित जो बीपीएल परिवार है या अन्य परिवार जो लाभ ले रहे हैं उनसे संबंधित इस सम्मेलन के अंदर भी प्रमुख कुछ घोषणाएं हुई हैं। तो अच्छे से आप ध्यान में रखेंगे। अंत्योदय कल्याण सम्मेलन 27 मार्च को भरतपुर के अंदर है जो आयोजित होता है। उसके बाद में अगला है विकास व सुशासन, विकास एवं सुशासन उत्सव। विकास एवं सुशासन उत्सव की बात करें तो ये 28 मार्च को आयोजित होता है। 28 मार्च को इसका आयोजन किया जाता है भीलवाड़ा के अंदर। भीलवाड़ा के अंदर है जो इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इस सम्मेलन का जो आयोजन है 28 मार्च को किया जाता है और इस सम्मेलन के अंदर पत्रकार जो हेल्थ केयर योजना है, पत्रकार हेल्थ केयर योजना का भी शुभारंभ किया गया है। पत्रकार हेल्थ केयर योजना, इसमें पत्रकार
हेल्थ केयर योजना, पत्रकार हेल्थ केयर योजना, जो हमारा मीडिया है, जो पत्रकार बंधु हैं, उनके लिए इस सम्मेलन के अंदर है जो पत्रकार हेल्थ केयर योजना, उनके स्वास्थ्य से संबंधित, जिस प्रकार राज्य सरकार के जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए RGHS योजना जो चल रही है निःशुल्क इलाज की, उसी प्रकार पत्रकारों के देखभाल के लिए ये एक पत्रकार हेल्थ केयर योजना जो है, इसका भी शुभारंभ इस जो सम्मेलन है भीलवाड़ा के अंदर जो विकास व सुशासन का उत्सव आयोजित हुआ है 28 मार्च को ये सम्मेलन हुआ है, इसके अंदर घोषणा की गई है। बहुत अच्छे से आप ध्यान में रखेंगे। बात करें तो क्रम से ध्यान रखें, 25 मार्च, 26 मार्च, 27 मार्च, 28 मार्च, बी कैसे, 20 से बाड़मेर, 20 से बीकानेर, 20 से भरतपुर, 20 से भीलवाड़ा। भले BH याद रख लें, जैसा आपको याद रहे अपनी ट्रिक आप बनाएं, अपने तरीके से याद करें, अच्छे से क्लास को देखें, साथ में नोट्स बनाएं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और 100% कहता हूं, क्लास देख के आप 1 से 2 बार नोट्स बना के पढ़ लेंगे तो करंट का इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो आप 100% सही करके आएंगे। ठीक है, तो जैसे भी आपको ट्रिक याद रहे, जैसे भी आपका याद करने का तरीका है, बहुत अच्छे से है जो आप इसको याद करें। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव, मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव अभियान, रोजगार उत्सव व युवा जो महोत्सव है इसकी बात करेंगे। मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव व युवा सम्मेलन जो है इसका आयोजन 29 मार्च, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसका जो आयोजन होता है वो कोटा के अंदर होता है, कोटा के अंदर होता है। और इसमें एक जो बात आपको ध्यान रखनी है, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान जो अभियान है, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, CM लिख दो यहाँ पर, ये मतलब मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, हम शिक्षित राजस्थान अभियान, जगह थोड़ी कम है, आप अच्छे से लिख लेना साथ में। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान जो है इसकी शुरुआत इस सम्मेलन के साथ में कोटा से की गई। सीधा प्रश्न आपसे पूछेंगे कि मुख्यमंत्री जो शिक्षित राजस्थान अभियान है वो कहां से प्रारंभ हुआ है, कब प्रारंभ हुआ है, तो 29 मार्च को मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव युवा जो सम्मेलन कोटा के अंदर आयोजित हुआ है, इस सम्मेलन के अंदर मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की शुरुआत की गई। या यह भी पूछा जा सकता है पत्रकार हेल्थ केयर जो योजना है ये कहां से प्रारंभ हुई है, तो ये भीलवाड़ा जिले से हुई है। तो ये कुछ स्थान है जो ध्यान में रखने, साथ में क्या विशिष्ट जो बातें हुई है वो भी मैं आपको बताता जा रहा हूं। 29 मार्च के बाद में 30 मार्च को हमारा राजस्थान दिवस का जो कार्यक्रम है, मुख्य कार्यक्रम वो आयोजित होता है। और उसकी जो सांस्कृतिक संध्या है मैंने पहले बता दिया है, अल्बर्ट हॉल जो म्यूजियम है हमारा जयपुर के अंदर, वहां आयोजित हुआ है। मुख्य जो राजस्थान दिवस का समारोह है वो जयपुर के अंदर, और निवेश जो उत्सव है ये भी जयपुर के अंदर ही आयोजित हुआ है, और ये 31 मार्च को हुआ है, 31 मार्च को जयपुर के अंदर, 31 मार्च को जयपुर के अंदर है जो निवेश उत्सव का है जो आयोजन किया गया है। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो है उद्यमिता को बढ़ावा देना। उद्यमिता जो है इसको बढ़ावा कैसे दिया जाए, या जो उद्योग है इनको बढ़ावा देने के लिए है जो निवेश उत्सव को, इससे पहले भी दिसंबर के अंदर भी इस प्रकार के जो आयोजन किया गया था उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के अंदर विशेष समिट का आयोजन हुआ था। उसी प्रकार उसी का ही फीडबैक हम मान सकते हैं ये निवेश उत्सव। तो निवेश उत्सव का आयोजन 31 मार्च 2025 को जयपुर के अंदर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। तो ये बातें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। राजस्थान दिवस जो समारोह है बहुत महत्वपूर्ण है मार्च माह के अंदर करंट अफेयर्स में, और हो सकता है कि इससे संबंधित एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड, इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड। सबसे पहले बात करेंगे इसके आयोजन की। आयोजन बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी हो सकता है आपसे प्रश्न किया जाए। हमें हर प्रकार के प्रश्नों के जवाब देने के लिए है जो अलर्ट रहना है, ध्यान रखना है। इंडिया टुडे के द्वारा एक विशेष सर्वे करवाया गया है, उस सर्वे के बाद में उन्होंने कुछ विशेष क्षेत्रों के अंदर है जो टूरिज्म जो पर्यटन है, पर्यटन जो पुरस्कार है वो 2025 के प्रदान किए गए हैं। इसमें टूरिज्म के क्षेत्र में कोई भी चाहे गंतव्य स्थान है या फिर कोई भी क्षेत्र है, उनका विशेष जो योगदान रहा है उस सर्वे के आधार पर है जो इंडिया टुडे ने कुछ विशेष पुरस्कार इस क्षेत्र में दिए गए हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। तो इस कार्यक्रम की बात करें तो ये आपके 28 मार्च को इसका आयोजन होता है। 28 मार्च 2025 को इंडिया टुडे जो समूह है, इंडिया टुडे जो समूह है इसके द्वारा ये प्रोग्राम किया जाता है, ये अवार्ड दिए जाते हैं। इंडिया टुडे समूह के द्वारा है जो ये पुरस्कार समारोह आयोजित किया जाता है। ध्यान रखना है, इंडिया टुडे नाम से स्पष्ट है, इंडिया टुडे
सर्वे 2 हैं, उनके द्वारा टूरिज्म अवार्ड 2025 28 मार्च को है जो प्रदान किए जाते हैं। तारीख इनकी बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। और बात अगर हम लोग राजस्थान की करें तो राजस्थान को इसके अंदर 3 विशेष श्रेणियों के पुरस्कार है जो प्रदान किए गए। 3 विशेष अलग अलग श्रेणी के अंदर 3 विशेष अलग अलग श्रेणियों के अंदर है जो पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड के अंदर राजस्थान को कितनी श्रेणियों के अंदर पुरस्कार दिया गया है या कौन कौन सी श्रेणियों के अंदर है जो पुरस्कार दिया गया है। ये सारी बातें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। अब कौन कौन सी श्रेणी के अंदर दिया है तो ध्यान रखना है। एक तो है सर्वश्रेष्ठ विरासत श्रेणी, सर्वश्रेष्ठ विरासत श्रेणी, विरासत गंतव्य, गंतव्य मतलब जो स्थान जहां पर हम जाते हैं, जो पर्यटक स्थल है उसकी बात हो रही है। और सर्वश्रेष्ठ विरासत श्रेणी के अंदर जो पुरस्कार है ये आपके प्रदान किया गया आमेर किला को। आमेर जो स्थान है, आमेर किला या आमेर जो स्थान है, इसको ये पुरस्कार दिया गया है। कहाँ है ये आमेर का किला? जयपुर के अंदर है। और आमेर किला जयपुर को है जो सर्वश्रेष्ठ विरासत गंतव्य श्रेणी के अंदर इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड 2025 है जो दिया गया है। बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें, दूसरा है सर्वश्रेष्ठ पर्वतीय गंतव्य श्रेणी। पर्वतीय गंतव्य श्रेणी की बात करें तो कुंभलगढ़ जो दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग है, इस कुंभलगढ़ दुर्ग को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। कुंभलगढ़ का जो किला है पर्वतीय श्रेणी के अंदर और पर्वत के ऊपर स्थित मेवाड़ क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध अगर दुर्ग कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये जो दुर्ग स्थित है जिसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था, ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसको पर्वतीय श्रेणी के अंदर इंडिया टुडे जो टूरिज्म अवार्ड 2025 है वो प्रदान किया गया है। और पाक कला के अंदर जो गंतव्य श्रेणी का पुरस्कार है वो बीकानेर को दिया गया है। बीकानेर की पाक कला आपसे छानी नहीं है और इस पाक कला के अंदर है जो सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार है वो दिया गया है। तो राजस्थान को 3 श्रेणियों में, कौन कौन सी श्रेणी है? विरासत श्रेणी है, पर्वतीय श्रेणी है और पाक कला श्रेणी के अंदर दिया गया। विरासत में आमेर का किला ध्यान में रखना है, गंतव्य के अंदर आप कुंभलगढ़ का दुर्ग ध्यान में रखेंगे और पाक कला के अंदर जो बीकानेर जिला है उसको ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये भी पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण है, आप अच्छे से जो इनके संबंध में ध्यान में रखेंगे। खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसकी अगर बात करें तो ये एक सेंटर है खेलो इंडिया के तहत है जो राजस्थान में स्थापित हुआ है। इसके संबंध में अगर बात करेंगे तो इसकी स्थापना 20 मार्च को होती है। 20 मार्च को इसकी घोषणा होती है। 20 मार्च 2025, 20 मार्च 2025 को भारतीय जो खेल प्राधिकरण है, भारतीय खेल प्राधिकरण, भारतीय खेल प्राधिकरण, एक तो भारतीय खेल प्राधिकरण और इसके साथ में आपका राजस्थान राज्य खेल परिषद एवं राजस्थान राज्य खेल परिषद, राजस्थान राज्य खेल परिषद, इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ है। इन दोनों के बीच में क्या हुआ है? एक मध्य समझौता हुआ है और इस समझौते के तहत, इस समझौता जो हुआ है, इस समझौते के तहत राजस्थान के जयपुर के अंदर, राजस्थान के कहाँ? जयपुर के अंदर है जो ये स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, खेलो इंडिया का स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जो इसकी स्थापना की जाएगी। ध्यान रखना है, डायरेक्ट प्रश्न पूछिए खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना राजस्थान में कहाँ की जाएगी? तो ये जयपुर के अंदर की जाएगी। और इसका जो एग्रीमेंट है, इसका जो समझौता है वो 20 मार्च 2025 को होता है। किसके मध्य होता है? भारतीय खेल जो प्राधिकरण है, भारतीय खेल प्राधिकरण और इसके साथ में राजस्थान राज्य खेल जो परिषद है, इनके मध्य ये समझौता होता है। और उसके तहत राजस्थान के जयपुर में, और जयपुर में भी कहा? सवाई मानसिंह स्टेडियम में, सवाई जो मानसिंह स्टेडियम है यहाँ पर है जो ये आपके बनाया जाएगा। इसके अंदर विशेष रूप से खेलो इंडिया को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रकार के बैडमिंटन के लिए हैं, यानी जो खेल हैं उन खेलों के लिए इस प्रकार के जो मैदान है जो तैयार किए जाएंगे। ये जो सेंटर है स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। सीधा प्रश्न करंट के अंदर पूछा भी गया शायद और पूछा भी जाएगा कि स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस राजस्थान में कहाँ स्थापित किया जाए, ये भी आ सकता है, या खेलो इंडिया के तहत ये भी पूछा जा सकता है। ये जो एग्रीमेंट होता है ये 20 मार्च को होता है, इसलिए बहुत अच्छे से इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। अब है स्किल सेल वेलनेस हब, स्किल सेल वेलनेस हब, स्किल सेल या स्किन बोल सकते हैं एक प्रकार के। स्किल सेल जो होते हैं ये एक प्रकार की विशेष बीमारी है
और उसके संबंधित एक वेलनेस जो हब है इसकी स्थापना राजस्थान के अंदर की जाती है। तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखेंगे कि इसका शुभारंभ कब होता है या इसका स्थापना कब की जाती है। शुभारंभ, इसका जो शुभारंभ है वो किया जाता है आपके 29 मार्च को, 29 मार्च 2025, 29 मार्च 2025 को इसका शुभारंभ किया जाता है उदयपुर के अंदर, उदयपुर राजस्थान में इसका शुभारंभ किया जाता है। और इसका शुभारंभ करते हैं जनजातीय जो मंत्री हैं, जनजातीय जो मंत्री हैं, इसका शुभारंभ जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी, बाबूलाल खराड़ी के द्वारा है जो इसके उद्घाटन किया जाता है, इसका शुभारंभ किया जाता है। पहली बात तो आपको इसके संबंध में ये ध्यान रखनी है कि ये जो स्किल सेल वेलनेस हब है ये कहाँ स्थापित हुआ है, तो ये उदयपुर जिले में स्थापित हुआ है। इसकी स्थापना 29 मार्च 2025 को जनजाति जो मंत्री हैं बाबूलाल खराड़ी उनके द्वारा है जो इसकी स्थापना की गई है, ये अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब इसका क्या उद्देश्य है, क्यों इसकी स्थापना की गई है, क्या होगा इससे, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। उद्देश्य, इसका जो प्रमुख उद्देश्य रखा गया है, इसका जो प्रमुख उद्देश्य है जनजाति जो समुदाय है, जनजाति समुदायों में फैली एक स्किन बीमारी है, स्किल सेल जैसी बीमारी के रोकथाम के लिए, बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये जो उद्देश्य इसका क्या रखा गया है, क्यों इसकी स्थापना की गई है। तो स्किल सेल वेलनेस जो हब है ये 29 मार्च को इसलिए स्थापित किया जाता है कि जनजाति जो समुदाय है उदयपुर सत्र के अंदर जो जनजाति समुदाय है, इन समुदायों में जो स्किल सेल जैसी बीमारी फैल रही है इसके रोकथाम के लिए है जो इसकी स्थापना की गई है, या इसका उपचार है जो जल्दी अपन करा सकें, इसके लिए या इसके जो लक्षण है वो जल्दी से पता चल सके कि बीमारी हो रही है, तो इससे संबंधित है जो इस प्रकार के इस वेलनेस हब की स्थापना की गई है। और ये जो वेलनेस हब है ये भारत का पहला है, इससे पहले भारत में भी कहीं इसी प्रकार का जो स्किल सेल से संबंधित वेलनेस हब है जो स्थापित नहीं हुआ है, तो भारत का पहला है। डायरेक्ट आपको भारत का पहला पूछ ले तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ठीक है। तो ये बातें आप इसके संबंध में बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, इसके संबंध में अगर हम लोग बात करें कि पूर्व में भी ये योजना प्रारंभ हो चुकी है। आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही के अंदर जो बजट आया है फरवरी के अंदर, उसके बाद में इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। मुख्यमंत्री निःशुल्क जो बिजली योजना है इसमें क्या है कि जो पीएम सूर्यघर एक मुफ्त बिजली योजना है, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, चल रही है पहले से। प्रधानमंत्री सूर्यघर जो बिजली योजना चल रही है उसके तहत जो रूफटॉप सोलर प्लांट लगाया जाता है, कैसा रूफटॉप मतलब छत के ऊपर सोलर प्लांट कितने का, 1.1 किलोवाट का अगर कोई अपने घर के ऊपर लगा रहा है तो उनको क्या दिया जाएगा, अब अतिरिक्त बिजली है जो फ्री दी जाएगी। राजस्थान में पहले क्या था, 100 यूनिट मुफ्त बिजली थी। इसके तहत कितनी बिजली मुफ्त में हो रही थी, 100 यूनिट है जो मुफ्त में बिजली दी जा रही थी। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत सामान्य परिवार को भी 100 यूनिट क्या दी जा रही थी, मुफ्त में है जो बिजली दी जा रही थी राज्य सरकार के द्वारा। अब इसमें परिवर्तन ये कर दिया गया है कि पीएम सूर्यघर जो मुफ्त बिजली योजना है या प्रधानमंत्री सूर्यघर जो बिजली योजना है, इसके तहत जो रूफटॉप सोलर प्लांट अपने छत के ऊपर जो सोलर प्लांट लगा रहे हैं, उसके तहत 1 किलोवाट से अधिक का कोई सोलर प्लांट लगाता है तो उनको अब 150 यूनिट प्लस 50 कर दो आप, 50 यूनिट और राज्य सरकार ने बढ़ा दिया है। अब 150 यूनिट है जो मुफ्त बिजली दी जाएगी, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। लेकिन ये शर्त साथ में आप ध्यान में रखेंगे किसको मिलेगी, डायरेक्ट साधारण तो 100 यूनिट ही मिलती है, लेकिन
इस योजना के तहत, पीएम सूर्यघर योजना के तहत है जो अब 150 यूनिट है जो बिजली मुफ्त मिलेगी, 150 यूनिट जो बिजली है वो फ्री देगी, ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत। अगला है राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान विद्यक 2024। राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान विद्यक 2024, ये जो विद्यक है ये कब पारित होता है, सबसे पहले तो ध्यान रखना है कब पारित हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण है, आगे की भर्तियों की दृष्टि से इससे संबंधित प्रश्न ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। अगर बात करें तो राजस्थान की विधानसभा के अंदर 21 मार्च 2025 को राजस्थान की विधानसभा में राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक है जो 2024 पारित किया जाता है, और ये राजस्थान की विधानसभा में कब होता है, 21 मार्च को राजस्थान की विधानसभा के अंदर ध्वनि मत से है जो ये पारित किया जाता है। ध्वनि मत का मतलब है कि डायरेक्ट आपसे वोट नहीं करवाए जाते हैं, आपको केवल हो हल्ले आवाज के साथ में है जो ये ध्वनि मत के साथ में, इसके साथ में यस समर्थन में कौन है, विरोध में कौन है, उसके आधार पर है जो सीधा ये जो राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक 2024 है ये आपके पारित किया गया है। कब पारित किया गया है, तारीख बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखनी, 21 मार्च को। पहला प्रश्न तो यहीं से आपसे पूछा जा सकता है। अब ये क्या विधेयक है, किसके लिए है, क्या इसका उद्देश्य है, क्यों ये विधेयक लाया गया है, तो कुछ महत्वपूर्ण बातें इसके संबंध में ध्यान रखनी। एक तो है इसका उद्देश्य, क्यों ये विधेयक पारित किया गया है, ऐसा क्या खास है इस विधेयक के अंदर। तो आपको पता होगा कि भारत के अंदर पहले एक राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, और ये जो आपातकाल लगा था, आपातकाल आपको याद हो तो इस आपातकाल की घोषणा 25 जून 1975 को की जाती है। 25 जून 1975 को, उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। आंतरिक अशांति के आधार पर कि देश के अंदर अशांति है, उसके आधार पर इन्होंने क्या किया था, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी 1975 के अंदर। तो इस समय अवधि के बीच में इसकी समय अवधि चली थी लगभग 21 मार्च 1977 तक। 21 मार्च 1977 तक। तो ये बिल ये कहता है कि इस आपातकाल के समय में, इस आपातकाल के दौरान या के समय के अंदर जो राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए काम किया है, तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिन्होंने संघर्ष किया है, रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले, संघर्ष करने वाले सेनानियों के सम्मान में, इसलिए ये लाया गया है। अच्छे से ध्यान रखेंगे आप लोग कि ये जो विधेयक है राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, नाम से स्पष्ट है, और ये 21 मार्च को पारित किया जाता है। इसका जो उद्देश्य है, आपातकाल 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 की अवधि तक लगभग भारत के अंदर है जो राष्ट्रीय आपातकाल आंतरिक अशांति को लेकर जो रहा था, इस आपातकाल के दौरान कुछ परिवार थे जिन्होंने संघर्ष किया है लोकतंत्र को बचाने के लिए, तो उन परिवारों को सम्मान प्रदान करने के लिए है जो ये विधेयक लाया गया है। अब क्या प्रावधान है इस विधेयक के अंदर, क्या प्रावधान किया गया है, क्या फायदे मिलेंगे इस विधेयक से, तो कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान आपको ध्यान में रखने हैं। इसमें अगर सबसे पहले अगर बात करें तो इसमें एक तो आपको प्रदान की जाएगी मासिक पेंशन, मासिक जो पेंशन है वो प्रदान की जाएगी। जो लाभार्थी कौन, जिन्होंने इस काल के अंदर लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष किया है, उन लाभार्थियों को मासिक पेंशन है जो राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी, अब से प्रारंभ हो जाएगी। और मासिक पेंशन कितनी रहेगी, अच्छे से ध्यान रखना है, उन लाभार्थियों को 20,000 रुपए, 20,000 रुपए है जो मासिक पेंशन राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। सबसे पहला प्रावधान तो ये ध्यान रखना है। डायरेक्ट प्रश्न कथन कारण या असत्य सत्य में भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान लोकतंत्र सेनानी जो विधेयक 2024 है, इसके संबंध में आप असत्य कथन बताइए, तो या सत्य कथन कौन से है, कूट का चयन कीजिए, किसी भी प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो पहला जो प्रावधान इसके अंदर किया गया है कि मासिक जो पेंशन है वो लाभार्थियों को दी जाएगी, और लाभार्थियों को वो 20,000 रुपए मासिक दी जाएगी। प्रत्येक महीने के अंदर कितनी पेंशन मिलेगी, आपके 20,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें तो इसके साथ में जो प्रावधान किया गया है, एक तो आपके चिकित्सा सुविधा,
चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी। चिकित्सा सुविधा, जो लाभार्थी हैं उनके परिवार को चिकित्सा सुविधा प्रदान होगी। और चिकित्सा सुविधा कितनी प्रदान होगी? जो लाभार्थी हैं उन लाभार्थियों के परिवार में से, जिस प्रकार राज्य सरकार आरजीएचएस चलाती है उसी प्रकार चिकित्सा सुविधा के अंदर जो लाभार्थी परिवार है उनको 4,000 रुपए मासिक, 4,000 रुपए मासिक चिकित्सा सहायता प्रदान करेगी। जो इस समय के दौरान लोकतंत्र को बचाने के लिए इस विधेयक के अंतर्गत लाभार्थी हैं, जो स्वतंत्र सेनानी हैं, उनके परिवार को चिकित्सा सुविधा का भी लाभ मिलेगा, या खुद जो लाभार्थी हैं वो जो स्वतंत्र सेनानी वो खुद या उसके परिवार को 4,000 रुपए, कोई भी बीमारी होती है उस बीमारी के आधार पर 4,000 रुपए की राज्य सरकार के द्वारा सहायता दी जाएगी। पेंशन कितनी? 20,000 रुपए। और चिकित्सा की जो सहायता है, सुविधा रहेगी, वो आपके मासिक 4,000 रुपए रहेगी। इसके अलावा अगर बात करें तो निःशुल्क परिवहन सुविधा रहेगी। निःशुल्क परिवहन सुविधा, निःशुल्क परिवहन सुविधा प्रदान की जाएगी। निःशुल्क परिवहन सुविधा भी इसके साथ में है जो इनको प्रदान की जाएगी। और विशेष रूप से रोडवेज के अंदर, जो रोडवेज की बसें हैं, उन रोडवेज की बसों में इस विधेयक के तहत जो लाभार्थी परिवार हैं उन परिवार के सदस्यों को या उन जो लाभार्थी स्वयं है उनको है जो निःशुल्क यात्रा का प्रावधान रहेगा, परिवहन की सुविधा का निःशुल्क प्रावधान इस विधेयक के अंदर किया गया है। इसके साथ में अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रीय उत्सवों में विशेष आमंत्रण, जो राष्ट्रीय प्रकार के उत्सव आयोजित होंगे, राष्ट्रीय उत्सव, इन उत्सव में इनको विशेष आमंत्रण दिया जाएगा। जो लोकतंत्र को बचाने वाले स्वतंत्रता सेनानी इस आपातकाल के दौरान थे उनको राष्ट्रीय उत्सव में विशेष आमंत्रण दिया जाएगा। विशेष आमंत्रण मतलब जैसे कि राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय ध्वज है, जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है जिसको हम राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, या गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ऐसे जो भी राष्ट्रीय उत्सव के कार्यक्रम जो आयोजित होंगे उन कार्यक्रमों के अंदर, चाहे कोई शहीद दिवस से संबंधित हो या अन्य भी कोई कार्यक्रम ऐसा राष्ट्रीय स्तर का होगा, उसमें इनको विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा। ये प्रावधान भी इस बिल के अंदर किया गया है, इस विधेयक के अंदर है जो किया गया है। इसके अलावा जो आश्रित हैं उनको भी लाभ दिया जाएगा, आश्रितों को भी लाभ। अब आश्रितों को क्या लाभ मिलेगा? आश्रितों को भी लाभ दिया जाएगा। आश्रित मतलब अगर उनके परिवार में जो मुख्य स्वतंत्रता सेनानी हैं वो वर्तमान के अंदर नहीं है, उनकी किसी वजह से मृत्यु हो जाती है, तो उनके जो परिवार है उनको भी क्या दिया जाएगा? सेनानियों की मृत्यु के बाद, सेनानी जो है उस सेनानी की मृत्यु के बाद परिवार को के सदस्यों को जीवन भर क्या दी जाएगी? पेंशन दी जाएगी। तो बहुत कुछ इस विधेयक के अंदर बातें हैं, आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। मुख्यतः अगर बात करें राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान जो विधेयक है 21 मार्च 2025 को राजस्थान की विधानसभा के अंदर ये विधेयक है जो पारित होता है। और इसके बाद में अगर बात करें इसका जो प्रमुख उद्देश्य रखा गया है, वो उद्देश्य है आपके कि आपातकाल के दौरान, आपातकाल जो समय है 25 जून 1975 से 21 जो मार्च 1977 का जो समय रहा है, इस समय के दौरान जो भी लोकतंत्र को बचाने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे उन सेनानियों के सम्मान में है जो ये विधेयक लाया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य यही है। और पहला जो प्रमुख प्रावधान इसके अंदर किया गया है, वो प्रावधान है आपके मासिक पेंशन दी जाएगी। जो लाभार्थी हैं, जो सेनानी हैं जिन्होंने इस काल के समय में लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष किया है, उनको मासिक पेंशन 20,000 रुपए दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जो प्रावधान किए गए हैं, चिकित्सा सुविधा उनके परिवार को या उस लाभार्थी को मिलेगी 4,000 रुपए मासिक, 4,000 रुपए प्रति महीना। निःशुल्क यात्रा का प्रावधान भी किया गया है, रोडवेज वगैरह यानी जो भी है उसके अंदर निःशुल्क यात्रा का प्रावधान भी रहेगा। साथ में जो भी राष्ट्रीय उत्सव वगैरह होंगे उसमें विशेष आमंत्रण का भी प्रावधान है जो किया गया है। और आश्रित जो है, पीछे स्वतंत्रता जो सेनानी है, उस समय का जो सेनानी है उसकी मृत्यु के बाद में पीछे जो परिवार के सदस्य हैं उनको भी जीवन भर है जो पेंशन का प्रावधान इसके अंदर किया गया है। तो ये बातें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद है पानी देवी गोदारा नाम सुना होगा आपने। अगर पानी देवी गोदारा की हम लोग बात करें तो जो हम लोग इस उम्र में काम नहीं कर पा रहे हैं
और उससे भी बढ़िया काम है जो पानी देवी ने अपने इस अवस्था के अंदर कर दिया गया है। वर्तमान के अंदर कोई व्यक्ति अगर 80 से 85 वर्ष की आयु तक जी लेता है तो भी बहुत बड़ी बात होती है। कहते हैं कि अरे वो तो 85 वर्गो होन गयो, या वो 90 वर्गो होन गयो, या उसने 95 वर्ष की आयु पार कर ली। 60 वर्ष भी बहुत बड़ी है वर्तमान की अगर औसत आयु की बात करें तो उसके अंदर कि असामयिक मृत्यु होने प्रारंभ हो गई है। कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कोई व्यक्ति सो रहा है तो भी चला जाता है, कोई बैठा है तो भी चला जाता है, कोई चलता चलता चला जाता है, तो उसका तो कुछ पता ही नहीं चलता है कि मृत्यु कब और कैसी कंडीशन में आती है। लेकिन पानी देवी अगर गोदारा की बात करें, पानी देवी गोदारा की बात करें तो इनकी आयु है 93 वर्ष, है ना। 93 वर्ष की तो ये खुद है, 93 वर्ष की तो इनकी आयु है। इस उम्र के अंदर, इस उम्र के अंदर अगर हमारे भी दादा दादी अगर कोई होते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं कि भी पानी पीजिए, खाना खाइए, लेकर देंगे भी। आप उठने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब आपकी अवस्था चलने की नहीं है। लेकिन इस अवस्था के अंदर ये जो काम कर रहे हैं, ये हमारे देश के अंदर नाम बढ़ाने का या राज्य का नाम बढ़ाने का गौरव का काम है जो इन्होंने किया है। बात करें इनकी तो पानी देवी गोदारा का जो संबंध है ये हमारे राजस्थान से है। और राजस्थान के अंदर नोखा जो बीकानेर है, नोखा जो बीकानेर है वहां की ये रहने वाली है। नोखा बीकानेर के तो ये रहने वाले हैं, सबसे पहले ये ध्यान रखना है नोखा बीकानेर का। अब इनका नाम हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बेंगलुरु में एक प्रतियोगिता आयोजित हुई थी भारत के बेंगलुरु के अंदर, भारत के बेंगलुरु में 45वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स प्रतियोगिता या चैंपियनशिप। अगर बात करें इस प्रतियोगिता की तो ये बेंगलुरु के अंदर 45वीं नेशनल मास्टर जो एथलेटिक्स प्रतियोगिता है इसका आयोजन किया गया है। और इसका जो आयोजन होता है, और इस आयोजन में पानी देवी ने क्या काम किया है, एक तो 100 मीटर की दौड़, इसके अलावा शॉर्ट पुट व डिस्कस थ्रो के अंदर इन्होंने है जो स्वर्ण पदक जीता है। क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। बहुत बड़ी बात है। मैंने क्या बोला कि इस अवस्था के अंदर चलना भी बहुत बड़ी बात होती है, और इन्होंने तीन स्वर्ण पदक जीते हैं। नेशनल स्तर की जो ये मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 45वीं आयोजित हुई है बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर, में राजस्थान की पानी देवी ने 3 इवेंट के अंदर, एक तो आपके 100 मीटर दौड़ के अंदर, शॉर्ट पुट में और डिस्कस थ्रो में, तीनों के अंदर है जो क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। इतना ही नहीं, अब ये हमारे देश का नाम विश्व स्तर पर गौरवान्वित करने वाली है। अगस्त 2025 में, अभी अगस्त 25 के अंदर स्वीडन में, कहा स्वीडन जाने वाली दादी जी यहाँ नहीं रुकेगी। अब दादी जी कहाँ जाएंगी? स्वीडन। और दादी जी वहां पर क्या करेगी, हमारे राजस्थान, बीकानेर और देश सबका नाम रोशन करने के लिए विश्व मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग लेगी, ध्यान रखना है आपको कि अगस्त 2025 में, अभी हाल ही के अंदर इसका आयोजन होगा स्वीडन के अंदर, विश्व मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो हमारी दादी जी पानी देवी गोदारा है जो करने वाली है। इतना ही नहीं, इसके बाद में और है, सितंबर 2025 के अंदर एशियन मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इस चैंपियनशिप में भी ये भारत और राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेगी। और ये जो चैंपियनशिप है ये आपके आयोजित होने वाली है इंडोनेशिया के अंदर। इस अवस्था में लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं और दादी जी हमारा विश्व का भ्रमण करने वाली है। तो ये आप सबके लिए भी एक प्रेरणा है कि हम किस अवस्था में संघर्ष कर रहे हैं। अभी हमारी अवस्था बहुत छोटी है, युवा एज है, और इस एज के अंदर अगर हम किसी वृत्ति की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आलस आ रहा है हमारे अंदर कि भाई नींद आ रही है, मेरे को नहीं पढ़ सकता, क्लास में नहीं दे सकता, या ये इतना मैटर है, कैसे पढ़ूं, क्या करूं। तो एक बार आप दादी जी को याद कर लेना कि इस अवस्था के अंदर 3 गोल्ड मेडल जीत रही है, साथ में स्वीडन जाएगी,
विश्व मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप खेलने के लिए, फिर इंडोनेशिया जाएगी। इस अवस्था में हम क्या करते हैं भाई, बुढ़े हैं, इनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें। तो ये एथलीट है, एथलेटिक्स है, और एथलेटिक्स है मतलब अपना शरीर अब तक है जो मजबूत रखा है, बढ़िया तरीके से मेंटेन रखा है, इसीलिए इस अवस्था के अंदर इस प्रकार का प्रदर्शन हो रहा है। बाकी इस अवस्था तक जीना भी मैं बहुत बड़ी बात मानता हूं, तो इसलिए आप दादी जी से भी कुछ सीखिए, है ना, दादी जी से भी कुछ सीखिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट हम खेलो इंडिया पैरा गेम्स। हाँ, इसके बाद में है खेलो इंडिया पैरा गेम्स। खेलो इंडिया पैरा गेम्स की हम लोग बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले है इसका आयोजन। सबसे पहले इसका आयोजन है, इसका आयोजन आपके होता है 20 से 27 मार्च, 20 से 27 मार्च 2025, 20 से 27 मार्च 2025 को नई दिल्ली में, नई दिल्ली के अंदर है जो इसका आयोजन किया जाता है। तो बहुत अच्छे से बात ध्यान में रखनी है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स इसका आयोजन आपके हो रहा है 20 मार्च से 27 मार्च 2025 को, 20 मार्च से 27 मार्च 2025 को इसका आयोजन नई दिल्ली के अंदर है जो किया जाता है। और इसमें अगर राजस्थान संस्करण की बात करें तो इसका जो संस्करण है दूसरा संस्करण आयोजित होता है नई दिल्ली के अंदर। बात करें अगर राजस्थान के प्रदर्शन की, तो राजस्थान ने इसमें कुल 61 पदक जीते हैं, 61 पदक जीते हैं। डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान ने इस खेलो इंडिया पैरा गेम्स के अंदर कितने पदक जीते। खेलो इंडिया के जो भी इवेंट हो रहे हैं वो सारे के सारे बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो ये भी आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। इसमें कुल 61 पदक जीते हैं, जिसमें अगर बात करें तो 22 स्वर्ण पदक हैं, 22 स्वर्ण पदक हैं, 16 आपके रजत पदक हैं और 23 कांस्य पदक हैं, 23 कांस्य पदक है। अच्छे से इन पदकों की संख्या ध्यान में रखेंगे। सारी पीछे की डिटेल ध्यान में नहीं रहती है तो कोई जरूरी नहीं है, स्वर्ण थोड़े से अच्छे से आप ध्यान में रख लेना कि स्वर्ण राजस्थान ने कितने जीते हैं और कुल पदक कितने जीते हैं। कुल पदक 61 जीते हैं और राजस्थान का जो पदक तालिका में स्थान है, पदक जो तालिका में स्थान रहा है, ये पदक तालिका में राजस्थान का चौथा स्थान है, पदक तालिका में राजस्थान का चौथा स्थान है। यह भी आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, इसका जो आयोजन होता है, इसका जो आयोजन होता है वो आयोजन आपके कब किया जाता है, 20 से 27 मार्च 2025 को, 20 से 27 मार्च 2025 को इसका आयोजन होता है। और इसका जो संस्करण है, ये संस्करण आपके दूसरा है। इसका संस्करण कौन सा है, दूसरा संस्करण है। और राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं, 61 पदक है जो जीते हैं, जिसमें से आपके 22 स्वर्ण है, 16 रजत है और आपके 23 क्या है, 23 कांस्य पदक है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट चले तो इसी इवेंट के अंदर राजस्थान ने पैरा शूटिंग के अंदर चैंपियंस ऑफ चैंपियंस का खिताब जीता। ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है, राजस्थान ने पैरा शूटिंग में चैंपियंस ऑफ चैंपियंस का है जो खिताब जीता है। ठीक है, अब इसमें क्या किया है राजस्थान ने, ऐसा चैंपियंस ऑफ चैंपियंस का खिताब क्यों जीता है। कई बार क्या है कि कुछ बातें अच्छे से किसी को अगर समझ नहीं आती तो वो डायरेक्ट बोलते हैं कि चैंपियंस ऑफ चैंपियंस राजस्थान रहा है। राजस्थान इस पैरा खेलो इंडिया इवेंट केवल दूसरा ही संस्करण है और राजस्थान इसमें नंबर 1 पे रहा है। राजस्थान नंबर 1 पे नहीं रहा है, राजस्थान का पदक तालिका में चौथा स्थान है, लेकिन राजस्थान एक इवेंट है शूटिंग जो निशानेबाजी जिसे हम बोलते हैं, इस इवेंट के अंदर राजस्थान ने क्या किया है, चैंपियंस ऑफ चैंपियंस का आपका खिताब जीता है। क्यों जीता है, क्योंकि राजस्थान ने इसमें सर्वाधिक पदक जीते हैं, कुल 9 पदक राजस्थान ने जीते हैं, जिसमें से 4 स्वर्ण है, 2 रजत हैं और 3 आपके कांस्य पदक हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने इसमें स्वर्ण पदक जीता है, तो इसमें एक तो अवनी लेकरा या लखेरा कहीं आपको लिखा मिलेगा। अवनी लेकरा की बात करें तो राजस्थान में पैरा शूटिंग का जब भी नाम आएगा तो इनका नाम सबसे ऊपर आपको मिलेगा, इनका नाम सबसे ऊपर मिलेगा, क्योंकि पैरा शूटिंग के अंदर राजस्थान की सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक है और इन्होंने तो स्वर्ण पदक 10 मीटर एयर राइफल के अंदर जीता है। इसके साथ में मोना अग्रवाल, ये भी चर्चित नाम है, 2024 का अर्जुन पुरस्कार भी इनको प्रदान किया गया है, हम जनवरी माह की क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। और इन्होंने भी क्या जीता है, इसमें स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण के साथ में इन्होंने 2 रजत पदक भी जीते हैं, 2
रजत पदक भी इसी इवेंट के अंदर जीते हैं। जो 2 रजत पदक इसमें दे रखे हैं, दोनों के दोनों मोना अग्रवाल ने जीते हैं, ये भी ध्यान रखना। 1 स्वर्ण के साथ में 2 रजत पदक। इसके अलावा अगर बात करें निहाल सिंह है, इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है। और रुद्राक्ष खंडेलवाल डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सा प्लेयर है जिसने ये पदक जीता है और कौन सा प्लेयर ने अगर ये पदक नहीं जीता है, तो बहुत अच्छे से आपको इसमें ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है सुंदरकांत जोशी अवार्ड की हम लोग बात करेंगे। सुंदरकांत जोशी अगर अवार्ड की बात करें तो ये राजस्थान में महिला क्रिकेट के अंदर दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है। महिला क्रिकेट के अंदर दिया जाने वाला महत्वपूर्ण पुरस्कार है। इस पुरस्कार की अगर बात करें तो राधा निवास क्रिकेट क्लब है, राधा निवास क्रिकेट क्लब, राधा निवास क्रिकेट क्लब। इस राधा निवास क्रिकेट क्लब के द्वारा है जो ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये राजस्थान में जो क्रिकेट के अंदर पूरे नेशनल स्तर पर क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली जो महिला खिलाड़ी है उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। पुरुष नहीं, केवल महिला खिलाड़ियों को ही ये पुरस्कार दिया जाता है। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो इसमें ध्यान रखना है कि राधा निवास, ये जो राधा निवास क्रिकेट क्लब है, इसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। और क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली जो खिलाड़ी हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इसमें एक तो आप ध्यान में रखेंगे किन किन को ये पुरस्कार मिला है। एक तो सीनियर वर्ग के अंदर, सीनियर वर्ग में ये पुरस्कार दिया गया है आपके कौशल्या चौधरी को। कौशल्या चौधरी सीनियर वर्ग के अंदर सुंदरकांत जो जोशी अवार्ड है ये कौशल्या चौधरी को दिया गया है। दूसरा जो है वो जूनियर वर्ग के अंदर ये जो पुरस्कार है ये दिया गया है आपके जूनियर वर्ग के अंदर मैना सियोल को। ये पुरस्कार दिया गया है। तीसरा जो इसमें वर्ग है वो है सब जूनियर वर्ग के अंदर जो ये पुरस्कार है ये दिया गया है धृति माथुर को है जो ये पुरस्कार दिया गया है। तीनों ही नाम बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखने हैं। पहला नाम है सीनियर वर्ग के अंदर कौशल्या चौधरी को ये पुरस्कार दिया गया है। जूनियर वर्ग के अंदर मैना सियोल को, और आपके जो सब जूनियर वर्ग हैं इसमें ये धृति माथुर को ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगर लाइफ टाइम अचीवमेंट, इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट की अगर बात करें, एक पुरस्कार दिया जाता है इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट का, लाइफ टाइम अचीवमेंट, ये सोनिया बिजावत को दिया गया है। सोनिया बिजावत अजमेर की हैं, सोनिया बिजावत अजमेर जिले से संबंधित हैं। अगर जिला ध्यान में रखना हो तो सोनिया बिजावत को ये पुरस्कार दिया गया है। तो सुंदरकांति जोशी अवार्ड है, इसके संबंध में बहुत अच्छे से आप ध्यान में रखेंगे। राधा निवास क्रिकेट क्लब के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। पहला प्रश्न यही बन सकता है। फरवरी मार्च 2025 के अंदर तो इन पुरस्कारों की घोषणा होती है और ये जो पुरस्कार दिए जाएंगे, ये पुरस्कार आपके दिए जा चुके हैं और ये पुरस्कार दिए गए हैं 3 अप्रैल 2025 को इन पुरस्कारों का वितरण हुआ है। इसका जो वितरण है वो 3 अप्रैल 2025 को हुआ है। घोषणा इनकी मार्च 2025 के अंदर की गई है। ये वर्ग आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। हो सकता है इनके सामने प्रश्न आपसे पूछ लिया चाहे सीनियर वर्ग, जूनियर वर्ग, सब जूनियर वर्ग, कौशल्या चौधरी, मैना सियोल, धृति माथुर और लाइफ टाइम अचीवमेंट सोनिया बिजावत अगर याद में रहता है तो ये भी अच्छी बात है। इसके बाद में है राष्ट्रीय दिव्य कला मेला है। इसके संबंध में आपको बात ध्यान में रखनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसका आयोजन राष्ट्रीय दिव्य कला मेला। इसका जो आयोजन होता है वो आपके होता है 21 से 30 मार्च
2025, 21 से 30 मार्च 2025 को राष्ट्रीय जो दिव्य कला मेला है इसका आयोजन किया जाता है। और अगर इसके आयोजन की बात करें तो इसका जो आयोजन है वो उदयपुर के अंदर होता है। इसका आयोजन कहाँ होता है? उदयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। बात करें अगर इसके संस्करण की, बात करें इसके संस्करण की, संस्करण, तो इसका ये 25वां संस्करण था। 25वां संस्करण था, अच्छे से ध्यान में कर लेना। 25वां संस्करण आयोजित हुआ है। क्या है ये दिव्य कला मेला? तो इस मेले के अंदर दिव्यांग जन से संबंधित जो दिव्यांग हैं, इन दिव्यांग जन से संबंधित है जो इस मेले का है जो आयोजन किया गया है। दिव्यांग जन जो है, जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, वो अपने कला का प्रदर्शन करें, उसके लिए इस प्रकार के मेले का आयोजन 21 से 30 मार्च 21 से 30 मार्च 2025 को है जो आपके किया गया है। ये आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। और कौन सा संस्करण है इसका? तो संस्करण 25वां है और राष्ट्रीय जो दिव्यांग विभाग है उसके द्वारा ही इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसके बाद में है नारी शक्ति पुरस्कार 2025। नारी शक्ति पुरस्कार 2025, ये जो पुरस्कार है, वैसे ये पुरस्कार 5 मार्च को दिया जाता है। 5 मार्च 2025 को 2025 को 5 मार्च 2025 को जैन सुबोध पीजी जो महिला महाविद्यालय है, जैन सुबोध पीजी महिला महाविद्यालय, महिला महाविद्यालय जयपुर, महाविद्यालय जयपुर, महिला महाविद्यालय जयपुर की असिस्टेंट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मंजू बागमार, डॉक्टर मंजू बागमार, मंजू बागमार, इनको है जो ये पुरस्कार दिया गया है। बहुत अच्छे से ये ध्यान में रखेंगे। नारी शक्ति पुरस्कार 2025, डायरेक्ट प्रश्न एक लाइनर के अंदर आपसे पूछा जा सकता है, वन लाइनर में। ठीक है, कि 5 मार्च 2025 को कब दिया गया है? 5 मार्च 2025 को किसको दिया गया है? कि जैन सुबोध जो पीजी महिला महाविद्यालय जयपुर के अंदर है, वहां की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर मंजू बागमार, डॉक्टर मंजू बागमार, इनको है जो ये पुरस्कार दिया गया है। ये नाम बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये आपके मार्च 2025 की राजस्थान करंट अफेयर्स की पहली क्लास थी। और इस क्लास को आराम से देखकर अपने हाथ से नोट्स बनाएं और अच्छे से जो इसका रिवीजन करें। धन्यवाद।